अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम हिसाब का 8वां बाब मिक़दारों का मवाज़ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इस सबक का पहला पार्ट इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ये सबक जो है दूसरे सेमेस्टर का पहला सबक है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस बनाए हमने जमात हफ्तम हिसाब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो पहले सेमेस्टर के थे। ये दूसरे सेमेस्टर का पहला सबक है, मिक़दारों का मवाज़ना। चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौक़े आते हैं जब हम दो मिक़दारों का मवाज़ना करते हैं, या हमें दो मिक़दारों के मवाज़ने की ज़रूरत होती है, जैसे लंबाइयों का मवाज़ना, दो अशख़ास या दो बच्चों की लंबाइयों का मवाज़ना करते हैं। इसी तरह से हम रफ्तार का मवाज़ना करते हैं। कभी जब हम बाज़ार में जाते हैं तो चीज़ों की कीमतों का मवाज़ना करते हैं, वज़न का मवाज़ना करते हैं। बहरहाल हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का, दो मिक़दारों का क्या करते हैं, मवाज़ना करते हैं, मवाज़ने की ज़रूरत महसूस होती है। तो आज का जो ये सबक है, इसमें हम दो मिक़दारों के मवाज़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर गौर करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो मिक़दारों के मवाज़ने के कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो मिक़दारों के मवाज़ने का जो सबसे पहला तरीका है वो निस्बत, रेशो। इसकी मदद से भी हम दो मिक़दारों का मवाज़ना कर सकते हैं। इसी तरह से तनासुब है, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो है अकाई तरीका, यूनिटरी मेथड। और जो चौथा तरीका है फीसदी। तो ये मिक़दारों के मवाज़ने के तरीके हैं। एक के बाद दीगर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम निस्बत से किस तरह से मिक़दारों का मवाज़ना कर सकते हैं, तनासुब से, अकाई तरीके से, और फीसदी से किस तरह से हम मिक़दारों का मवाज़ना कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो निस्बत के बारे में। तो दो मिक़दारों या दो चीज़ों का मवाज़ना करने के लिए इनकी इकाइयाँ एक सी होनी चाहिए। तो दो मिक़दारों के मवाज़ने के लिए इनकी इकाइयाँ एक सी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम और 5 ग्राम। तो यहाँ पर इकाइयाँ अलग अलग हैं, ग्राम है, किलोग्राम है। तो इनका मवाज़ना करने के लिए इनकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। किलोग्राम का मवाज़ना ग्राम के साथ हम नहीं कर सकते। या तो ग्राम को हम किलोग्राम में तब्दील करना होता है, या किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करके हम मवाज़ना कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि दो मिक़दारों या दो चीज़ों का मवाज़ना करने के लिए इनकी इकाइयाँ क्या होना चाहिए, एक सी होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो दूसरी बात हमें जहन में रखना है कि निस्बत ये बताता है कि एक नंबर दूसरे के कितने ज्यादा है। तो जब हम निस्बत में दो चीजों को लिखते हैं, 3 निस्बत 2, तो इससे क्या होता है कि निस्बत से हमें पता चलता है कि एक नंबर जो है दूसरे से कितने गुना ज्यादा है। निस्बत के जरिए हमें इसका पता चलता है। नेक्स्ट जो चीज है, निस्बत की कोई इकाई नहीं है। तो निस्बत की कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं होती है। दो मिक़दारों का मवाज़ना निस्बत की मदद से उसी वक्त कर सकते हैं जब इन मिक़दारों की इकाई एक सी हो। यही बात को हमने पहले भी कहा कि मिक़दारों का मवाज़ना करने के लिए उनकी इकाई यकसा होनी चाहिए। अलग अलग इकाई रहने पर हम उन मिक़दारों का मवाज़ना नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ मिसाल दिया, ये किलोग्राम है और ग्राम। किलोग्राम का मवाज़ना ग्राम से नहीं कर सकते, तो किलोग्राम का मवाज़ना हम किलोग्राम से ही कर सकते हैं। इसी तरह से मीटर का मवाज़ना मीटर से। यानी दो मिक़दारों का मवाज़ना निस्बत में अगर हमें करना है तो इन मिक़दारों की इकाई एक सी होनी चाहिए। अगर इकाई एक सी नहीं है तो उसको हम एक इकाई में तब्दील
कर लेना है, उसके बाद हम उन मिकदारों का मवाजना करना है। तो चलिए मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल है, 3 किलोमीटर से 300 मीटर की निस्बत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 किलोमीटर से किसकी निस्बत मालूम करना है, 300 मीटर। तो यहाँ पर इकाई किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो निस्बत में अगर हम इनका मवाजना करना है तो इनकी इकाइयों को एक सा बना लेना चाहिए, या तो दोनों किलोमीटर में तब्दील होना करना है या फिर दोनों को मीटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर इकाई को मीटर में तब्दील करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। तो यहां पर 3 किलोमीटर यानी 3 ज़रब 1000 मीटर, यानी कितना होगा ये, 3000 मीटर। तो हमने यहां पर 3 किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लिया। तो अब ये 3 किलोमीटर कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया। इसी तरह से ये 300 मीटर है। तो हमने जो इकाइयां मुख्तलिफ थे उनको यकसा बना लिया और उसके बाद हम उसको निस्बत में यहाँ पर रख करके मवाजना कर रहे हैं। तो 3000 निस्बत 300, इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं। मुख्तसर करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। तो 3000 बटा 300, तो ऊपर के 2 सिफर और ये नीचे के 2 सिफर कट होंगे। ये कितना होगा, 3 1 3, 3 10 30, 10 बटा 1 या फिर ये 10 निस्बत 1। तो इस तरह से हम दो मिकदारों को मवाजना करने के लिए सबसे पहले उनके इकाइयों को यकसा बना लेना है। यकसा बनाने के बाद में हम उनको निस्बत में रखेंगे और उन निस्बतों को हम मुख्तसर करने के लिए कसर में रख करके उनको मुख्तसर तरीन सूरत में जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला उन्वान है, मुआदिल निस्बतें, इक्विवेलेंट रेशोज। तो ये मुआदिल निस्बतें क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां पर मिसाल के जरिए हम इसको समझेंगे। क्या निस्बतें 1 निस्बत 2 और 2 निस्बत 3 मुआदिल हैं? तो इसकी हम जांच करेंगे, क्या ये दो निस्बतें आपस में मुआदिल हैं, मसावी हैं। अब इन निस्बतों को मसावी होने की जांच करने के लिए सबसे पहले हम इनको कसर की सूरत में रखेंगे। तो 1 निस्बत 2 कितना होता है, ये 1 बटा 2। इसी तरह से 2 निस्बत 3 यानी 2 बटा 3। तो निस्बतों के मसावी होने की जांच करने के लिए सबसे पहले हम निस्बतों को कसर की सूरत में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कसरें हमें हासिल हो रही हैं इनको यकसा कसरों में तब्दील करना है, क्योंकि कसरों का मवाजना करने के लिए इनके नसब नुमा या शुमार कुनिंदा का मसावी होना जरूरी है। तो अब इनको यकसा कसरों में तब्दील करने के लिए हम इसके नसब नुमा का जुज़ा फ़ेकल निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसलिए इसका एलसीएम 2 3 6 होगा। तो अब यहाँ पर जो पहली कसर हमारे पास है, तो इसके नसब नुमा में यहाँ पर कितना आना है, 6 आना है। तो 2 को किस से ज़रब देने पर 6 आ रहा है, 2 3 6, तो ऊपर भी हम 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3 बटा 6। इसी तरह से जो दूसरी कसर हमारे पास हासिल हुई है यहाँ पर 2 बटा 3, तो यहाँ पर भी नसब नुमा में कितना आना है, 6 आना है। तो 3 को 2 से ज़रब करने पर 6 आएगा। शुमार कुनिंदा में हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये 4 बटा 6। तो यहाँ पर हमने इन कसरों को यकसा कसरों में तब्दील कर लिया।
तो ये 3/6 है और ये 4/6। अब इन दोनों का मवाजना करेंगे। नसब नुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा रहता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये 4/6 कसर यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर अब 3/6 और 4/6 दोनों में कौन सी कसर बड़ी है? 4/6। तो 3/6 यानी 1/2 और ये 4/6 यानी 2/3। यानी ये जो दो निस्बतें हैं आपस में मसावी नहीं है, एक निस्बत बड़ी है और दूसरी निस्बत छोटी है, और ये दोनों निस्बतें आपस में मसावी नहीं है। तो इस हल से हमें क्या नतीजा अखज़ हुआ कि 1/2 ना बराबर है 2/3 के। तो ये मुआदिल निस्बतें नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहां पर उसी से जुड़ी और एक मिसाल को हम देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के जरिए खेले गए मैचों में उनकी कारकर्दगी नीचे दी गई है। तो पिछले साल एक टीम 8 मैच में जीत हासिल की थी और 2 मैच इन्होंने हारे थे। इस साल 4 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि कौन से साल में कारकर्दगी बेहतर थी। आप ये कैसे पता कर सकते हैं? यानी पिछले साल इनकी जो परफॉर्मेंस था, कारकर्दगी बेहतर थी या इस साल बेहतर थी। तो यहाँ पर हमें पिछले साल का जो कारकर्दगी का मवाजना इस साल से करना है। तो पिछले साल की कारकर्दगी और इस साल की कारकर्दगी का मवाजना करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा तरीका देखेंगे? निस्बत के तरीके से हम पिछले साल और इस साल की कारकर्दगी का मवाजना करेंगे। तो पिछले साल की कारकर्दगी क्या है? यहाँ पर जीते हुए, इसको हम पहले निस्बत की सूरत में रखते हैं। तो ये कितना है? 8/2। यानी ये जीतने और हारे हुए खेलों की यहाँ पर ये निस्बत है। तो ये इसको अगर हम बटे में रखेंगे तो ये 8/2 होगा, यानी 4/1। इस साल का जो परफॉर्मेंस है उसमें जीते हुए खेल 4 हैं और हारे हुए खेल 2 हैं। तो ये 4/2 यानी 2 2 4 2 1 2 2/1। इन दोनों का अगर हम मवाजना करेंगे तो 4/1 और ये 2/1। नसब नुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमार कुनिंदा ज्यादा है वो कसर बड़ी है। यानी यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि ये पिछले साल की जो कारकर्दगी है बेहतर है इस साल से, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल की जो निस्बत है इस साल की निस्बत के मुकाबले में बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था, कारकर्दगी थी, वो बेहतर थी इस साल से। तो इस तरह से हमने जो 2 मिसालें देखी, दोनों मिसालों में हमने देखा कि जो निस्बतें हैं आपस में मसावी नहीं है, मुआदिल नहीं है। तो जब 2 निस्बतें आपस में मसावी होती हैं तो क्या होता है, चलिए हम देखेंगे आगे। तो जो निस्बतें मुआदिल हैं वो तनासुब में कहलाती हैं। यानी अगर 2 निस्बतें आपस में मसावी होती हैं तो हम कहते हैं कि वो निस्बतें आपस में तनासुब में हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर 1/2 और इसी तरह से 3/6, ये 2 निस्बतें अगर आपस में मसावी हैं तो वो तनासुब में कहलाती हैं। यानी 2 निस्बतों के मसावी होने का बयान तनासुब कहलाता है। तो इस तरह से तनासुब भी क्या है? मिकदारों के मवाजने का एक और तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, चीजों को तनासुब में रखना और हल तक पहुंचाना। तो क्या आप जानते हैं कि झंडे हमेशा लंबाई और चौड़ाई की एक खास निस्बत में बनाए जाते हैं? मुख्तलिफ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर 1.5/1 या फिर 1.7/1 के आसपास होते हैं।
इसकी तकरीबन दुरुस्त कीमत 3:2 है। हिंदुस्तानी पोस्ट कार्ड की निस्बत भी तकरीबन यही है। यानी जो झंडा हम इस्तेमाल करते हैं वो एक ख़ास निस्बत में बनाया जाता है, तो उसकी जो निस्बत होती है आमतौर पर 1.5:1। अगर उसको हम कसर की सूरत में रखेंगे, यानी ये लंबाई बटा चौड़ाई, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लंबाई बटा चौड़ाई, लंबाई 1.5 और चौड़ाई 1 है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को हम 1 या 10 से ज़रब करेंगे तो मुआदिल निस्बत हमें मालूम होगी, यानी ये 1.5 2 कितना होगा 3 और ये 2 1 2, यानी इसकी जो तकरीबन कीमत यहाँ पर दुरुस्त कीमत यहाँ पर क्या है 3/2, यानी 3:2। यानी आमतौर पर जो झंडे होते हैं बनाए जाते हैं उसकी जो निस्बत होती है 3:2, यानी लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी। इसी तरह से जो पोस्ट कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत भी 3:2 की सूरत में ही वो पोस्ट कार्ड होते हैं। लंबाई अगर 3 होती है तो चौड़ाई 2, चाहे वो पोस्ट कार्ड है या फिर झंडा है, तो लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी। हमने देखा कि जो झंडा होता है आमतौर पर उसकी जो निस्बत होती है वो 3:2, यानी लंबाई और चौड़ाई की निस्बत यहाँ पर क्या है 3:2। अब किसी झंडे की मान लीजिए कि चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो इस तरह से हम चौड़ाई 4 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी हम मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको निस्बत की सूरत में लिखा। अब यहाँ पर यल की कीमत को अगर हम मालूम करेंगे तो ये 3/2, ये 4 तकसीम है, इधर आने पर क्या होगा ज़रब में होगा, तो 2 1 2 2 2 4 3 2 6, तो चौड़ाई यहाँ पर 4 होगी तो लंबाई कितनी होगी 6 होगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को तनासुब में रख करके उसका हल मालूम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर दी गई है अकाई तरीका, ये दो मिकदारों के मवाजने का एक और तरीका है। अभी तक हमने निस्बत को देखा, तनासुब को देखा, अब अगला जो तरीका है वो अकाई तरीका, यूनिटरी मेथड। पिछली क्लासों में हमने अकाई तरीका भी सीखा था, छठी जमात में भी हमने अकाई तरीके से मुतालिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पहले एक अकाई की कीमत निकालते हैं, फिर मतलूबा अकाइयों की कीमत निकालते हैं। पहले एक शय की कीमत मालूम करके उससे दीगर अशिया की कीमत या दीगर अकाइयों की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। चलिए मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर 6 प्यालों की कीमत 90 रुपये है, ऐसे 10 प्यालों की कीमत क्या होगी? तो 6 प्यालों की कीमत कितनी है यहाँ पर 90 रुपये है। 6 प्यालों की कीमत 90 रुपये है, तो एक प्याले की कीमत क्या होगी? तो एक प्याले की कीमत क्या होगी 90/6 रुपये। तो अब हमें ऐसे कितने प्यालों की कीमत मालूम करना है? 10 प्यालों की कीमत हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे 10 प्यालों की कीमत, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 ये एक प्याले की कीमत है, उससे अगर 10 से एक प्याले की कीमत को हम 10 से ज़रब करेंगे तो हमें 10 प्यालों की कीमत हासिल होगी। तो अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे तो 6 1 6 6 15 90 होगा, तो 15 10 150 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें 6 प्यालों की कीमत दी गई थी, हमने एक प्याले की कीमत को मालूम किया। एक प्याले की कीमत जब हमें मालूम हो जाती है तो 10 प्यालों की कीमत मालूम करना आसान हो जाता है। तो ये तरीका, इस तरह से मालूम करने का जो तरीका है वो अकाई तरीका कहलाता है। अब नेक्स्ट और एक मिसाल अगर हम लेंगे, मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जाती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में ये कितनी दूर जाएगी? तो यहाँ पर भी हम
अकाई तरीके का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे, मालूम करेंगे कि किस तरह से 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जाती है तो 30 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी। तो 25 लीटर पेट्रोल 25 लीटर पेट्रोल में कितना जा रही है कार, कितना फासला तय करती है, 150 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो सबसे पहले हम 1 लीटर पेट्रोल का फासला मालूम करेंगे। तो 1 लीटर पेट्रोल में ये फासला कितना होगा, 150 बटा 25 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 लीटर का हमने मालूम किया, तो ऐसे कितने लीटर का मालूम करना है, 30 लीटर। 30 लीटर पेट्रोल में कितना ये गाड़ी फासला तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर से इसको क्या करेंगे, 30 से ज़रब करेंगे, तो 150 बटा 25 ज़रब 30। तो यहाँ पर 25 1 25 25 6 150 6 3 18 180 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार है 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो इस तरह से जो हम एक इकाई की कीमत मालूम करते हुए मतलूबा इकाइयों की कीमत मालूम करते हैं, ये तरीका क्या कहलाता है, इकाई तरीका। तो इस तरह से इकाई तरीका भी मिकदारों का मवाजने का एक और तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फीसदी परसेंटेज मिकदारों के मवाजने का एक और तरीका। चलिए इसको समझते हैं। तो फीसदी नसबनुमा 100 रखने वाली कसरें हैं। फीसदी को अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं, जो कि लातीनी जबान के लफ्ज पर सेंटम से निकला है, जिसके माने पर 100। इसी तरह फीसद का मतलब फी सैकड़ा है। तो पर सेंटम लातीनी जबान का लफ्ज पर सेंटम यानी पर 100, इसका मतलब क्या है, पर 100 या फी सैकड़ा या फी 100, इसका मतलब है फीसदी का। फीसदी को अलामत से जाहिर करते हैं, ये फीसदी की अलामत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फीसदी का मतलब सवा यानी 1/100 भी है। 1% का मतलब 100 में से 1 या 1/100। इसी तरह से हम 1% को 1/100 या 0.01 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 1% यानी 1/100 यानी 100 में का 1। अगर उसको हम अशारिया में लिखेंगे तो नसबनुमा में 2 सिफर हैं, तो 2 मुकाम छोड़ करके अशारिया 0.01 होगा। तो ये फीसदी से मुतालिक चंद मालूमात हैं। तो फीसद का जो मतलब है वो फी सैकड़ा यानी हर 100 में से, ये फीसदी की अलामत है। फीसद का मतलब सवा यानी 1/100 भी होता है। तो 1% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है, अनीता ने 400 में से 320 मार्क्स हासिल किए, जबकि रीता ने 360 में से 300 मार्क्स हासिल किए। तो अब अनीता कह रही है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसने 320 मार्क्स हासिल किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 320 और 300 का मवाजना करने पर, जाहिरी तौर पर मवाजना करने पर वो कह रही है कि अनीता के मार्क्स ज्यादा हैं। क्या वाकई में अनीता के मार्क्स ज्यादा हैं? तो चलिए हम इनके मार्क्स का मवाजना करते हैं। इनके मार्क्स का मवाजना हम किससे करेंगे, फीसदी से करेंगे। अब यहाँ पर अनीता के जो मार्क्स हैं, अनीता ने कुल 400 में से 320 मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह से रीता के जो मार्क्स हैं 360 में से 300 मार्क्स हासिल किए हैं रीता ने। तो इसका अगर हम फीसद मालूम करेंगे तो ये कितना होगा, ज़रब 100% यानी 4 8 4 32 8 5 40 5 1 5
5 20 100 यानी 20 4 80%। अनीता का जो फीसद है वो 80 है। अगर हम रीता का फीसद मालूम करेंगे तो ये सिफर कट होगा। 4 9 36 4 25 100। तो यहाँ पर ये 3 3 9 होगा, 3 10 30 यानी 250 बटा 3। 250 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो 3 8 24 1 बचेगा, 3 3 9 1 बचेगा, अशर्या लेकर के सिफर 3 3 9 यानी रीता का जो फीसद है 83.3%। तो अब हम फीसद को देख करके कह सकते हैं कि किसके मार्क्स अच्छे हैं, रीता के, क्योंकि रीता का जो फीसद है वो अनीता से ज्यादा है। अनीता ने दावा किया था कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, मगर ये मवाजना सही साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के मार्क्स का मवाजना करने के लिए इनका फीसद मालूम किया। तो फीसद मालूम करने पर अनीता का जो फीसद है वो 80 है और रीता का फीसद यहाँ पर 83.3 है। तो इस तरह से रीता ने अनीता से बेहतर अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो यहाँ पर हमने मिकदारों को मवाजना करने के लिए फीसद को यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट जो चीज है, फीसद जब कुल तादाद 100 हो। तो जब कुल तादाद 100 हो तो फीसद हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक जदवल मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों के टाइल्स हैं, पीला, हरा, लाल, नीला। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ रंग के कुल यहाँ पर 100 टाइल्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीले रंग के 14 टाइल्स हैं। तो शरह फी सैकड़ा यहाँ पर 14, यानी इसको अगर हम कसर में लिखेंगे तो 100 में के 14 टाइल्स क्या हैं, पीले हैं। इसका फीसद कितना होगा, 14%। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, 14%। हरे टाइल्स की जो तादाद है 26, अगर उसको हम कसर में लिखेंगे तो 100 में के 26 यानी 26 बटा 100, फीसद में कितना होगा, ये 26%। अब इसी तरह से जो लाल टाइल्स, तो यहाँ पर कितने हैं, अगर इसको हम कसर में लिखेंगे तो लाल टाइल्स 100 में के कितने हैं, 35 हैं। अब 35 बटा 100, जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि फीसद यानी नसब नुमा 100 रखने वाली कसरें हैं। 35 बटा 100 अगर इसको हम फीसद में लिखें तो ये 35% होगा। इसी तरह से नीले रंग के जो टाइल्स हैं 100 में के 25 हैं, तो ये 25 बटा 100 कसर होगी। अगर इसको हम फीसद में लिखेंगे तो ये 25%। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम इसको कुल लेंगे तो यहाँ पर ये कुल जो टाइल्स हैं 100 बटा 100, 100 में के 100 टाइल्स, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कुल कितना होगा, 100%। तो इस तरह से यहाँ पर जब कुल तादाद 100 होती है तो हम उसको आसानी से फीसद में लिख सकते हैं। तो पीले टाइल्स का फीसद यहाँ पर 14 है, हरे टाइल्स का फीसद 26 है, इसी तरह से 35% जो टाइल्स हैं वो लाल हैं, और नीले टाइल्स का जो फीसद है कितना है, 25%। तो कुल ये 100% है। तो इस तरह से हम जब कुल तादाद 100 होती है तो उसको आसानी से फीसद में तब्दील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर, फीसद जब कुल तादाद 100 ना हो, जब चीजों की कुल तादाद 100 ना हो तो तब हम किस तरह से फीसद मालूम करते हैं, चलिए यहाँ पर भी मिसालों के जरिए इसको समझेंगे। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ रंग के मोती हैं, लाल, नीले। तो लाल रंग के मोती 8 हैं और नीले रंग के मोती 12 हैं। तो कुल यहाँ पर कितने हैं, 20 मोती हैं। तो यहाँ पर जो कुल तादाद है 100 नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे पहले की मिसाल में क्या था, कुल तादाद 100 थी तो हमने आसानी से उसको फीसद में लिखा। यहाँ पर कुल तादाद 100 नहीं है। तो अब यहाँ पर लाल मोतियों को अगर हम कसर में लिखेंगे तो ये 20 में के 8 है यानी 8 बटा 20 होगा। इसको फीसद में तब्दील करना है तो हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 100 से ज़रब करना है।
शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को 100 से क्यों ज़रब करना है? क्योंकि जब 8/20 हम लिख रहे हैं तो सिर्फ अगर हम शुमार कुनिंदा को 100 से ज़रब करेंगे तो इसकी कीमत बदल जाएगी। जब हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को 100 से ज़रब करते हैं तो इसकी कीमत में तब्दीली नहीं होती। इसकी जो मुआदिल कसर हमें हासिल होती है उसकी कीमत यहाँ पर नहीं बदलती, इसलिए हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों को 100/100 से ज़रब करते हैं। अगर इसको हम कट करेंगे यहाँ पर तो 20×1 20, 20×5 100, अभी कितना होगा 8×5 40/100, 40/100 यानी 40%। तो इसी तरह से जो नीले मोती हैं यहाँ पर 12, 20 में के 12 मोती हैं, इनका भी अगर हम फीसद मालूम करना है तो इसको हम 100/100 से ज़रब करेंगे। यहाँ पर भी 20×1 20, ये 20×5 100 होगा, तो 12×5 60/100, 60/100 ने यानी 60%। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको अब कुल लिखेंगे तो यहाँ पर ये 20/20 होगा, तो 20/20 को हम कैसे ज़रब करेंगे? 100/100 से ज़रब करेंगे, तो 20×1 20, 20×5 100, तो ये कितना होगा 100/100 होगा यानी 100%। तो इस तरह से यहाँ पर जब कुल तादाद 100 ना हो तो हम उसको फीसद में तब्दील करना है, तो यहाँ पर हम 100/100 से ज़रब करके उसको फीसद में तब्दील करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कसरी एदाद को फीसद में बदलना। तो कसरी एदाद को किस तरह से हम फीसद में बदलना है, मिसालों के ज़रिए इसको समझते हैं। तो पहली मिसाल हम लेते हैं, तो 1/3 को फीसद की शक्ल में लिखिए। तो 1/3 कसर है जहां पर नसबनुमा में 100 मौजूद नहीं है, तो इसको हम किस तरह से फीसद में लिखना है। तो अभी हमने देखा कि कसर को फीसद में तब्दील करने के लिए हमने 100/100 से ज़रब किया। तो 100/100 से ज़रब किया, इसको अगर हम 100/100 की बजाय इसको हम 100% भी ले सकते हैं। 100/100 यानी ये 100% है। 100% का मतलब क्या है? 100/100। तो अब हम 100/100 की बजाय इसको हम किससे ज़रब करेंगे? 100% से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा? 100×1 100/3%। अगर 100/3 को अगर हम मुख्तसर करेंगे या इसको अशारिया में लिखेंगे या मखलूत कसर में लिखेंगे, तो ये 3 3 9 1 बचेगा, सिफर उतार लेंगे, 3 3 9 1 बचेगा, यानी ये कितना होगा? 33 सही 1/3%। तो क्या चीज़ हमें जहन में रखना है? जब हम कसर को फीसद में बदलेंगे तो उसको किससे ज़रब करेंगे? 100% से ज़रब करेंगे। 100% का मतलब क्या है? 100/100 यानी 100%। नेक्स्ट और एक मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो दूसरी कसर हमें दी गई है 5/4। अब इस कसर को फीसद में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 100/100 यानी 100% से ज़रब करेंगे। 100/100 और 100% दोनों एक ही हैं। 100/100 बराबर है 100% के। 100% का मतलब 100/100, 100/100 यानी 100%। तो कसर को फीसद में तब्दील करने के लिए हम 100% से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर ये तिरछे तौर पर मुख्तसर होगा, 4 1 4 4 25 100 होगा। 4 1 4 4 25 100। तो क्या बच रहा है यहाँ पर? 5×25% यानी 25×5 125%। तो आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो कसर थी 1/3, ये वाजिब कसर है। शुमार कुनिंदा छोटा है, नसबनुमा बड़ा है, तो जो फीसद है वो 100 से कम है। जब कसर गैर वाजिब है, यहाँ पर शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसबनुमा छोटा है, तो जो फीसद है वो 100 से ज़्यादा होगा। वाजिब कसर का फीसद 100 से कम होगा और गैर वाजिब कसर का फीसद 100 से ज़्यादा होगा।
तो इन मिसालों में हमने देखा कि कसरे वाजिब से मुतालिक फीसद 100 से कम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कसरे वाजिब का जो फीसद है वो 100 से कम है, जबकि कसरे गैर वाजिब का फीसद 100 से ज्यादा 125 है। तो जब भी हम किसी वाजिब कसर का फीसद मालूम करेंगे तो उसका फीसद 100 से कम आता है, और जब भी हम किसी गैर वाजिब कसर का फीसद निकालते हैं तो उसका फीसद 100 से ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट जो है अशारिया को फीसद में बदलना। इससे पहले हमने कसर को फीसद में बदलना सीखा, अब हम अशारिया को किस तरह से फीसद में बदलते हैं, चलिए मिसालों के जरिए समझते हैं। दिए गए अशारिया को फीसद में कैसे बदला जा सकता है, तो यहाँ पर चंद मिसाल हैं। 0.75, 0.09, 0.2। तो पहली मिसाल को हम लेते हैं 0.75। तो इसको फीसद में तब्दील करने के लिए जिस तरह से हमने कसर को फीसद में तब्दील किया, अशारिया को भी फीसद में तब्दील करने के लिए हम 100% से ज़रब करते हैं। तो यहाँ पर 100% से जब ज़रब करते हैं तो 100 में 2 सिफर हैं तो अशारिया 2 मुकाम आगे जाएगा। अशारिया को जब हम 100 से ज़रब करते हैं तो अशारिया में 2 सिफर हैं तो अशारिया 2 मुकाम आगे जाएगा, यानी ये 75% होगा। इसका एक तरीका अगर हम लेंगे तो 0.75 को हम कसर में तब्दील करेंगे तो ये 75/100 होगा। 75/100 को जब हम फीसद में तब्दील करते हैं तो ये 100% से हम उसको ज़रब करते हैं तो ये 100 और ये 100 कैंसिल होगा, ये 75% होगा। यानी अशारिया को कसर में तब्दील करते हुए भी हम फीसद में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है यहाँ पर 0.09, तो अगर इसको हम कसर में तब्दील करेंगे तो ये 9/100 होगा, यानी 10वां 100वां मुकाम है ज़रब 100%। तो अब ये 100 और ये 100 कैंसिल होगा, इसका जो जवाब होगा ये 9%। इसी तरह से जो तीसरा सवाल है यानी 0.2, तो इसको भी अगर हम कसर में तब्दील करेंगे तो ये 2/10 ज़रब 100%। तो ये 1 सिफर कट होगा, 1 सिफर कट होगा, 2 10 20% होगा। तो दो तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम रास्त तौर पर अशारिया कितने मुकाम है तो 2 मुकाम आगे जाएगा। 100 से ज़रब कर रहे हैं हर बार तो 2 मुकाम आगे जाएगा। इस तरीके का भी रास्त तौर पर भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम अशारिया को कसर में तब्दील करते हुए फीसदी में तब्दील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है फीसद को कसर और अशारिया में बदलना। तो फीसद को कसर और अशारिया में किस तरह से बदल सकते हैं, चलिए मिसालों के जरिए इसको भी हम समझेंगे। तो मिसाल लेते हैं 25%। अब 25% को कसर और अशारिया में किस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं, तो 25% यानी 25/100। तो ये कसर में तब्दील हो गया। अब इसको अगर हम अशारिया में तब्दील करेंगे तो नसब नुमा में 2 सिफर हैं, 2 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा, यानी 0.25। तो यहाँ पर हमने कसर को फीसद को कसर में तब्दील किया और उसको अशारिया में भी तब्दील किया, मगर यहाँ पर जो कसर है इसको हम मजीद मुख्तसर कर सकते हैं, यानी ये 25/1 25, 25/4 100। तो अशारिया में तब्दील करने के बाद अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें। तो अब ये कितना होगा, 25% कसर में 1/4 और अशारिया में 0.25। तो पहले हम अशारिया में तब्दील करेंगे, बाद में इसको मुख्तसर करेंगे तो ये हमें आसानी होगी। और एक मिसाल अगर हम लेंगे 7% है। 7% को अगर हम कसर में तब्दील करते हैं तो ये 7/100 होगा। अगर उसको हम अशारिया में लिखते हैं तो नसब नुमा में 2 सिफर है, 2 मुकाम के बाद अशारिया होगा तो 0.07। ये मुख्तसर 7/100 मुख्तसर नहीं होगा, दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, तो ये कसर 7/100 ही होगी और अशारिया क्या है 0.07। तो इस तरह से हम फीसद को कसर और अशारिया में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट
जो अगला उन्वान है, हिस्सों को जोड़कर हमेशा मुकम्मिल हासिल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दायरे के मुख्तलिफ हिस्सों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक मुकम्मिल दायरा हासिल होता है। इसके लिए भी हम मिसालें देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 100% हासिल करना है, तो 35% में क्या जोड़ने पर हमें 100% हासिल होगा, तो उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, 35 जमा x बराबर 100%। तो x बराबर 100 नफी 35, तो 100 में से 35 जाएंगे तो 65। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 65%। तो 35% और 65% को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 100% हासिल होगा। अब यहाँ पर भी हमें मुकम्मिल यानी 100% हासिल करना है। एक 64% दिया गया है और एक 20%। तो और मजीद कितना फीसद अगर हम जोड़ेंगे तो ये 100% होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 64 और 20 कितना होगा, 84 जमा x बराबर 100%। तो x बराबर 100 नफी 84। तो x बराबर 100 में से 84 को निकालेंगे तो 16। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 16%। तो इस तरह से हिस्सों को जोड़ करके हमें मुकम्मिल हासिल होता है। अब नेक्स्ट एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है। अगर किसी क्लास में 65% तुलबा के पास साइकिल है तो कितने फीसद तुलबा के पास साइकिल नहीं होगी। तो क्लास में जो कुल तुलबा है वो कितने हैं, 100%। 65% तुलबा के पास साइकिल है तो कितने तुलबा के पास साइकिल नहीं है, तो हमें उसको x लेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर 100 नफी 65। तो 100 में से 65 जाने पर कितना होगा, 35%। तो 35% तुलबा के पास साइकिल नहीं है। तो इस तरह के दीगर मिसालें भी मश्क में आपको आएंगी। जब हम मश्क पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस तरह से मिसालें हल करेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर, अंदाज़ा लगाने का मज़ा, फन विद एस्टिमेशन। तो यहाँ पर जन तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों में कितना फीसद रंगीन है, रंगीन हिस्से का फीसद हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है इसमें कुल 4 हिस्से हैं और इसमें 3 हिस्सों को रंग किया गया है। अगर उसको हम कसर में लिखेंगे तो 3/4 हिस्सा रंगीन है। अगर हम उसको फीसद मालूम करेंगे तो 100% से ज़रब करना है, तो 4 1 4 4 25 100 यानी 75% हिस्सा यहाँ पर रंगीन है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर इस तस्वीर में अलग अलग हिस्सों की कसर लिखी गई है। तो यहाँ पर ये 1/4 हिस्सा रंगीन है, यहाँ पर 1/8, यहाँ पर 1/8। तो 1/4 जमा 1/8 जमा 1/8। अब इसको अगर हम जमा करेंगे तो 4 और 8 का जुदा फिगर 8 होगा। 4 2 8, 8 1 8, 8 1 8। तो 2 1 2 जमा 1 यानी ये 4/8 यानी 4 1 4 4 2 8, 1/2। तो तस्वीर का कुल हिस्सा जो रंगीन है वो 1/2 है। 1/2 को अगर हम फीसद में लिखते हैं तो ये कितना होगा, 2 1 2 2 50 100 यानी 50% हिस्सा रंगीन है। तो इस तरह से फीसद जो है किसी रकबे के हिस्सों का अंदाजा लगाने में हमारी मदद करता है। अंदाजा लगाने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह से फीसद क्या है, किसी रकबे के हिस्सों का अंदाजा लगाने में हमारी मदद करता है। अब नेक्स्ट, फीसद का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ परसेंटेज। उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फीसद की वजाहत, इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस। फीसद की वजाहत किस तरह से की जाती है, मिसालों के जरिए इसको समझेंगे। तो रवि अपनी कुल आमदनी का 5% बचाता है। मीरा के 20% ड्रेस नीले रंग के हैं। और इसी तरह से रेखा हर किताब की फरोख्त पर 10% कमाती है।
तो यहाँ पर इससे फीसद की हम किस तरह से वजाहत कर सकते हैं कि रवि अपनी आमदनी का 5% बचाता है। इसका मतलब क्या है, तो रवि अपनी आमदनी के हर 100 रुपयों में से उन्हें 5 रुपये बचाता है। तो 5% का जो यहाँ पर मतलब है कि उसकी जो आमदनी है उस आमदनी में हर 100 रुपयों में के वो 5 रुपये बचाता है। इसी तरह से अगर दूसरी मिसाल अगर हम देखेंगे तो मीरा के 20% ड्रेस, 20% ड्रेस यानी 100 ड्रेस अगर हम उसके मान लेंगे तो उसमें के 20 ड्रेस क्या हैं उसके नीले होंगे। तो 20% ड्रेस यानी 100 ड्रेस अगर कुल हैं तो उसमें 20% नीले होंगे। इसी तरह से अगर उसके 50 ड्रेस होंगे तो उसमें से 10 ड्रेस क्या होंगे, नीले होंगे। तो इस तरह से ये फीसद की वजाहत है। रेखा हर किताब की फरोख्त पर 10% कमाती है। तो अगर किताब की कीमत 100 रुपये है तो वो 100 में से कितने रुपये उसका नफा होता है, 10 रुपये। इसी तरह से अगर किताब की कीमत 200 रुपये है तो वो कितना कमाएगी, 20 रुपये। यानी 10% का मतलब क्या है, 100 रुपये की किताब पर 10 रुपये, 200 रुपये की किताब पर 20 रुपये। तो ये 10% की वजाहत है। तो इस तरह से ये फीसद की वजाहत है। 5% का मतलब 100 में के 5, 20% यानी 100 में के 20, 10% यानी 100 में के 10। अब नेक्स्ट, फीसद को कितने में बदलना, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। तो चलिए इसको भी हम मिसालों के जरिए समझते हैं। तो मिसाल कुछ इस तरह से, 40 बच्चों पर किए गए एक सर्वे में दिखाया गया कि 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जो तुलबा की तादाद है, बच्चों की तादाद कितनी है, यहाँ पर बच्चों की जो तादाद है यहाँ पर कुल 40 है। और फुटबॉल खेलना पसंद कितने तुलबा को है, 25%। तो हमें क्या मालूम करना है, फुटबॉल खेलना पसंद बच्चों की तादाद। फुटबॉल खेलना पसंद बच्चों का फीसद दिया गया है, उनकी तादाद को हमें मालूम करना है। तो इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे, ये क्या होगा, 40 का 25%, 40 का 25% होगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये 40 ज़रब 25 बटा 100 होगा। 25% यानी 25 बटा 100, 25 एक 25, 25 4 100, 4 एक 4, 4 10 40। तो यहाँ पर कितना है, 10। तो यहाँ पर तुलबा की तादाद कितनी है, 10 है। यानी फुटबॉल खेलना पसंद तुलबा की तादाद 10 है। तो 40 का 25% कितना होगा, 10। लिहाजा 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। लिहाजा 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है। तो इस तरह से ये सबक का पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।